बात शोध, तीसरी बात शास्त्र और चौथा अध्यात्म। इन चार आयामों की आज हम बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा हमारा भारत एक भव्य भारत है। भारत एक शिक्षण की भूमि है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ एजुकेशन। अधिहि भगवः, यह वाक्य आज से कम 10,000 साल पहले का है। सामवेद के उपनिषद का यह वाक्य है, अधिहि भगवः, हे भगवान अधिहि, मुझे पढ़ाइए, प्लीज टीच मी। केवल अधिहि शब्द पर गौर कीजिए। यह शब्द सूचित करता है कि आज से 10,000 साल पूर्व भी भारत में पढ़ने पढ़ाने की एक पद्धति थी। हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम थी। मुझे पता नहीं है, मैं दुनिया के इतिहास को जानता भी नहीं हूं कि 10,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी के गोलार्ध में कहां पर अध्ययन अध्यापन की बात होती होगी। अधिहि भगवः, यह वाक्य नारद जी का है। सनत कुमार नाम के गुरु के पास जाते हैं और उन्होंने कहा, प्लीज टीच मी, मुझे पढ़ाइए। अब देखिए गुरु भी क्या कहते हैं। सनत कुमार ने कहा, यद वेत्थ तेन मोपसीद ततस्ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति। आप जो कुछ भी जानते हैं, वट एवर यू नो, प्लीज टेल मी, आई विल टीच यू बियॉन्ड दैट। क्या कॉन्फिडेंस है। यह भारत की बात है, यह शिक्षण की बात है। अब तब देखिए नारद जी क्या पढ़कर आए हैं, वो सुनाते हैं। आज की भाषा में मैं कहूं तो नारद जी अपना बायोडेटा सुना देते हैं। नारद जी कहते हैं, ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम। कहते हैं भगवान, मैं पूरा ऋग्वेद पढ़कर आया हूँ, 10,000 से भी अधिक जिसमें मंत्र है। ये मंत्र को सामान्य मत समझिए। ये मंत्र ऐसे होते हैं जैसे कोई आइंस्टाइन एक सूत्र देता है ऊर्जा का, E = mc²। इसको समझने में जितने साल लगते हैं, ऋग्वेद के एक मंत्र को समझने में इतनी गहराई होती है। वेद के एक मंत्र को समझने के लिए हमारे पास 6 सिस्टम थी, आज भी है। शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम। और ये 6 सिस्टम देखिए सभी साइंटिफिक है। इसको कभी सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, इसको कभी रिलीजियस भी मत बोलिए। ये सब टर्मिनोलॉजी, ये सब नरेशंस आज निकले हैं। हमारे भारत में ये नहीं था। एक अद्भुत शिक्षा की भूमि हमारा भारत देश। नारद जी ने कहा, पूरा ऋग्वेद पढ़कर आया हूं, यजुर्वेद पढ़कर आया हूं, सामवेद पढ़कर आया हूं, अथर्ववेद पढ़कर आया हूं, इतिहास पुराणम पंचमम। मैं इतिहास पढ़कर आया हूं। याद रखिए, आज से 10,000 साल पूर्व के यह वाक्य है। इतिहास नाम का शब्द हमारे पास है। इति मतलब इस प्रकार, ह मतलब अवश्य, आस मतलब घटना घटी थी। मैं कह सकता हूं गौरव के साथ, हिस्ट्री नाम का फैकल्टी, हिस्ट्री नाम का कोई डिपार्टमेंट यदि विश्व में कहीं पर पहली बार शुरू हुआ हो तो मेरे भारत देश में हुआ है। नाम भी देखिए, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, हम इतिहास कहते हैं, और हमारे पास इतिहास था। नारद जी कहते हैं, मैं पूरा इतिहास जानता हूं। और इतिहास भी, हमारा इतिहास कितना विस्तृत है। केवल ये एंथ्रोपोलॉजी की बात नहीं है, केवल जीव सृष्टि, हम तो जड़ सृष्टि का भी इतिहास जानते हैं। कब ब्रह्मांडों की रचना होती है, आप पढ़िए कभी उपनिषदों को, जिसमें पूरी सृष्टि का इतिहास आता है। जब कुछ नहीं था तब क्या था, उसकी भी बात होती है, और कैसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है उसकी भी बात होती है। नारद जी ने कहा, 22 विद्याएं सुनाई। इतिहास पुराणम पंचमम, जन विद्या, सर्प विद्या, देव विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, एक के बाद एक 22 विद्याओं के नाम नारद जी सुनाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से 10,000 साल पूर्व इतना तो यहां साबित हो सकता है कि भारत में इतनी विद्याएं प्रसिद्ध थी जिसको पढ़ी जाती थी। एजुकेशन की बात यहां होती है। नारद जी अंत में कहते हैं, एतद् भगवो अध्येमि।
इतना अध्ययन करके मैं आया हूं। पढ़कर मतलब किताबें नहीं पढ़ी, अध्ययन, एजुकेशन की बात है। कोई गुरु होते हैं, उसके पास शिष्य जब पढ़ाई करता है उसको हम अध्ययन कहते हैं। कोई किताब को ऐसे पढ़ लेने से उसको अध्ययन नहीं कहते हैं। अध्ययन में तो एक समाधि होती है, अध्ययन में एक एकाग्रता होती है। नारद जी कहते हैं इतना पढ़कर मैं आया हूं, 22 विद्याओं के जानकार। कोई ऐसा हमारे पास व्यक्ति आए तो हम तो उसको ऐसा कहें तो ऐसा कीजिए नारद जी, आप मुझे पढ़ाइए। लेकिन देखिए एक है, जब नारद जी ने कहा एतद भगो अध्येमी, तत् सनत कुमार कहते हैं नारद जी आपको लगता है कि आप पढ़कर आए, लेकिन नामे वैतत, अरे आपको तो केवल नाम ही आते हैं, हकीकत की विद्या तो आपको भी पता नहीं। ऐसा कहकर सनत कुमार उनको जो ज्ञान देते हैं उसको हम वेदांत की भाषा में भूमा विद्या कहते हैं। भूम मतलब सबसे बड़े, वो भगवान सबसे बड़े हैं। भूमा वैतत सुखम, नाल पे सुखम अस्ति, जो सबसे बड़ा है वहीं पर सुख है, अल्प वस्तु में सुख नहीं, इत्यादि बात भारत में हुई। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया इज ए लैंड ऑफ एजुकेशन। तैत्तरीय उपनिषद एक यजुर्वेद का उपनिषद है। आज से 10,000 साल पूर्व वहां जब समावर्तन का दिन आता है, जब विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, अनुस्नातक स्नातक पदवियां मिल जाती हैं, तब उनको गुरु क्या समझाते हैं? स्वाध्यायान मा प्रमदः, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। लेकिन अब देखिए स्वाध्यायान मा प्रमदः, जो पढ़े हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं। नारद जी 22 विद्याओं को पढ़े और फिर पढ़ने के लिए गए। ये भारत देश, हमारी भारत भूमि एक शिक्षा की भूमि है। तैत्तरीय आरण्यक ने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करो, प्रवचन मतलब पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ। अध्ययन अध्यापन में कभी भी प्रमाद न करो। भारत एक शिक्षण की तो भूमि है, लेकिन उससे भी आगे एक मैं बात करना चाहता हूं। भारत एक शिक्षण पद्धति की भी भूमि है, अ लैंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कुछ क्षण मैं अधिक आज लेना भी चाहता हूं, क्योंकि मैं एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में खड़ा हूं और वहां मुझे कुछ कहने का अवसर भी मिला है। एजुकेशन सिस्टम देना, एजुकेशन 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल एजुकेशन होता है और एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन होता है। नेचुरल एजुकेशन बहुत उसके व्याख्याएं हैं, लेकिन एक उसमें से जैसा हम बोलना सीखे, ये कोई इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, किसी को पता नहीं किसने हमें सिखाया। हाँ, गुरु अवश्य है, लेकिन पता नहीं कौन गुरु है। बोलना सीख गए, अच्छा है। ये नेचुरल एजुकेशन पवित्र होता है, दीर्घकालीन होता है, और इसमें तो कोई ऐसा कोई सिक्का नहीं लगा सकता कि मैंने पढ़ाया। और अच्छा ये भी है कि कोई इंस्टीट्यूशन में हम बोलना नहीं सीखे, नहीं तो आज भी बोलना नहीं सीखते। हम चलना सीखे, एक नेचुरल, हम समाज से चलना सीख जाते हैं, किसी को देख लिया और हम चलना सीखे, एक नेचुरल सिस्टम है। लेकिन दूसरी एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होती है। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं हमारे भारत देश ने विश्व को एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम दिया है। एक व्यवस्थापित शिक्षा पद्धति हमारे भारत में मिली है। हमारे भारत में तो वट वृक्ष के विश्वविद्यालय थे, हमारे भारत में नदियों के तट पर विश्वविद्यालय होते, हमारे भारत में पर्वतों की उपत्यकाओं में विश्वविद्यालय होते थे, हमारे भारत में वन वनस्पति के मध्य में विश्वविद्यालय होते थे। श्रीमद् भगवद गीता में शिक्षण की पद्धति कही गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, हमारा भारत देश एक शोध का देश है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिसर्च। श्वेताश्वतर उपनिषद की बात मैं यहाँ याद करवाना चाहता हूँ। वहाँ कुछ वैज्ञानिक एकत्रित हुए हैं और चिंता करते हैं कि हम कहाँ से आए, कुतस्म जाता वयम केन जीवामः क्वच संप्रतिष्ठिताः। हम मतलब पूरा विश्व, अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़कर यह प्रश्न किया गया कि यह ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये क्रिएशन कहाँ से आया, किससे जीवित है और कहाँ जाएगा। अब देखिए अलग अलग पक्ष आते हैं। किसी ने कहा कालः,
हम समय से आए और समय में चले जाएंगे। टाइम थियरी की बात आज भी होती है। किसी ने कहा स्वभाव मतलब नेचर, पूछो मत हम कहाँ से आए, ये नेचर सब होता है। किसी ने कहा यदृच्छा, जिसको हम नसीब भाग्य कहते हैं, हमारा ये नसीब ऐसा हो रहा है, बस इसमें ज़्यादा चर्चा मत करो। किसी ने कहा पुरुषः, मतलब कोई चेतन तत्व है जिससे हम लोग आते हैं, जिससे जीवित है और जहाँ हम जाएंगे। लेकिन समझाने की बात यह है, भारत यहाँ पर ठहरा नहीं। अंत में शब्द यह आया इति चिंत्याः, इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। भारत देश एक चिंतन का देश है। चिंतन तभी ही हो सकता है जब शोध की एक उत्कृष्ट भावना मन में जगी हो। विकिचित्सा शब्द से भी हमारे यहाँ शोध की बात आती है, मीमांसा शब्द से शोध की बात आती है। हमारे यहाँ तो ज्ञान की भी मीमांसा हुई और आनंद की भी मीमांसा हुई। आनंद पर भी चर्चा और डिबेट कर ली। अरे भाई, आनंद को तो छोड़ो, उस पर क्यों चर्चा करते हो। लेकिन आप देखेंगे तो वेदों में मिलता है अथानंदस्य मीमांसा भवति। अब हम आनंद पर चर्चा करते हैं। मैं समझाना ये चाहता हूँ, भारत एक रिसर्च की भूमि है। हमारे यहाँ आयुर्वेद एक रिसर्च तो देखिए। आयुर्वेद में कभी समय मिले तो चरक संहिता पढ़िए, कितनी औषधियों के नाम है, एक बार गिनिए तो सही, एक बार गिनिए तो सही कितनी औषधियां भारत में ढूंढी गई, उसके नाम। अरे कुछ औषधियां तो आज भी ऐसी है जो हमें पता भी नहीं चलता है। कितना समय लगा होगा इन वनस्पतियों को ढूंढने में, कितना समय लगा होगा कि यह वनस्पति इस रोग के लिए अनुकूल है। एक दुर्भाग्य की बात कि जब हम आयुर्वेद की कोई औषधि को लेते थे आज से 50-60 साल पूर्व, तो उस पर हंसी होती थी, उसका मजाक होता था। समझो किसी को सर्दी हो गई और ठंड का समय है और अपनी माँ हमें पिलाती है पानी अदरक डालकर, और आज किसी को हम कहें कि आप सर्दी में क्या लेते हैं, मैं तो अदरक का पानी लेता हूँ, लोग हंसेंगे। लेकिन मैं आज का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। वही अदरक अब ऑर्गेनिक के नाम से वापस आ रहा है। अभी ही कुछ समय पहले मैं न्यू जर्सी में था, मुझे एक जूस पिलाया, पौना ग्लास था, इतना छोटा सा ग्लास, $11 उसकी कीमत थी। ऑर्गेनिक का नाम से जूस मुझे दिया गया। एक तो ऑर्गेनिक नाम सुना और $11 सुना, तो मैं तो पी गया अमृत की तरह और समझने लगा कि अब अजर अमर हो जाऊंगा। क्या था ये जूस में, था क्या, धनिया का जूस था। बस धनिया का जूस ऐसे ही पिला दिया ऑर्गेनिक के नाम से, $11 में पिलाया। अरे हमारी माँ हमें वो ही जूस पिलाती है। आयुर्वेद की औषधियों को देखिए, ये रिसर्च है, इसको सामान्य मत समझिए। हमारी गलती यही थी, हमने उसको सामान्य समझ लिया। लेकिन आज आयुर्वेद एक हमारा रिसर्च, ज्योतिष, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये भारत के ऋषियों ने ढूंढी हुई चीजें हैं। वहाँ एक तपस्या थी, समाधि लगाकर बैठे थे। ज्योतिष आज भी देखिए हमारे घर में कैलेंडर लगते हैं। कुछ साल पहले एक सिस्टम थी हमारे घर में, जब कैलेंडर लगते थे वहाँ हम वो तारीख का वो लगाते, उसको हम गुजराती में डट्टा बोलते हैं। उसकी कीमत भी कुछ नहीं होती है। कभी देखा है गौर से, वहाँ तारीख तो होती है लेकिन सूर्योदय का समय भी होता है, सूर्यास्त का समय भी होता है, चंद्र कौन सी राशि में ये लिखा हुआ होता है। हमारे घर को ब्रह्मांड के साथ जोड़ने की एक पद्धति, हम उसको सामान्य समझते हैं। लेकिन एक भारत की रिसर्च, हमारे यहाँ का संगीत पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र देखिए, हमारे यहाँ नृत्य है, हमारा साहित्य है, हमारे यहाँ रस की बात हुई है। एक एक क्षेत्र में आप जाइए, आप योग की बात करेंगे तो अष्टांग योग की बात आएगी, आप साहित्य की बात करेंगे तो नवरस की बात आएगी। एक क्षेत्र ऐसा नहीं भारत में जिसमें शोध न की हो और अपनी शोध को पराकाष्ठा तक न पहुंचाया हो। वेदांत की बात करेंगे, वेदांत में भी हमने पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है। अभी ही एक उल्लेख हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हाँ, हमारे यहाँ अनिमा, गरिमा इत्यादि सिद्धियों की बात है, हम लोग उसको सामान्य समझकर उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, भारत में जो कुछ हुआ उसको एक आप कहानी मत समझिए, वहाँ से एक दिशा को प्राप्त कीजिए। भारत सामान्य देश नहीं,
उसने सामान्य बात कभी नहीं कही। भारत ने झूठ बात को कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस भाषा में जो जो कहा गया सामान्य सा लगता था, लेकिन वो सामान्य नहीं था। हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बातें होती थी। आज गांव में किसान भी जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, भोजन नहीं करता था। अपने घर में गेहूं हो, चावल हो, उसमें दर्भ को रखता था। उसके साइंस को पहचानिए। हमारे नाम राशि पर होते हैं, हम ब्रह्मांड के साथ एकता करते हैं। उस राशि के आधार पर हमको आयुर्वेद में दवाइयाँ दी जाती थी। एक साइंस को देखना सीखिए, ये मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं मानता हूँ, मैं सचमुच मानता हूँ, भारत संपूर्णतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वीकारेगा। क्यों? एक शोध, ये तो मनुष्य की प्रकृति है और भारत ने ऐसा तो बहुत कुछ किया है। हाँ, इतना ही नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वीकारेगा भी, उसकी गंभीरता को समझेगा भी और उससे आने वाली आफतों से जूझेगा भी। उससे उठने वाले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का उत्तर भी दुनिया को भारत से ही मिलेगा। ये भी मैं गौरव से कह सकता हूँ। चौथी बात है, हमारा भारत शास्त्रों की भूमि है। एक लिटरेचर, साहित्य की बात, हमारे पास कैसे शास्त्र, किसी भी संस्कृति को समझना हो तो वहाँ की शिक्षण पद्धति, शोध पद्धति, वहाँ के शास्त्रों को देखिए क्या लिखा गया। शास्त्र वो केवल शास्त्र नहीं होता है, शास्त्रों में हमारी अनुभूतियों को हम सुरक्षित करते हैं, हमारे शोधों को सुरक्षित करते हैं। हमारे पास 4 वेद, उपनिषद, गीता, स्मृति शास्त्र, षड दर्शन, शिल्प शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, वनस्पति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, कितने शास्त्र आज भी भर पड़े हैं। दूसरी एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ आज के दिन आप सबको, आप संस्कृत पढ़िए। मैं संस्कृतिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जिस भाषा में ज्ञान का वैभव निहित हो, उस भाषा को भूलना ये बहुत बड़ा पाप है और संस्कृति का द्रोह है। हम जीरो पर आ गए। क्यों? हमने एक भाषा को छोड़ दिया। हाँ, उसके कारण बहुत से हैं, हम किसको दोष दे न दे ये चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यदि आप नई रिसर्च करना चाहते हैं और यदि हम आत्मनिर्भर भारत की भी बात करना चाहते हैं तो भारत के पास क्या था, भारत ने कितना ढूंढ लिया है, वो यदि हम एक बार देख लेंगे एक भाषा के माध्यम से तो हम बहुत कुछ समझ सकेंगे। हमारा भारत देश एक अध्यात्म की भूमि है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, भगवान में श्रद्धा। आप देखिए ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। एक संपूर्ण विश्व में एक परम चैतन्य को देखना, एक ईश्वर, एक गवर्निंग तत्व को देखना, ये भारत की अनुभूति है। भारत ने विविधता का स्वीकार किया है। भारत कहता है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, किसी से द्वेष मत करो, सबसे मैत्री करो। ये हमारी आध्यात्मिकता थी। भारत ने कहा 2 प्रकार की विद्याएं हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहस्म ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। हमने अपरा विद्या का भी स्वीकार किया है, वेदितव्य, जानना चाहिए। जीवन के अभ्युदय के लिए लौकिक विद्याएं भी आवश्यक हैं और मुक्ति के लिए परा विद्या, ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, वह भी आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, आपको सुनने मिलेगा कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे, सुनने मिलेगा मित्रस्य चक्षुषा पश्यामहे, मित्रों की आंखों से पूरी दुनिया को देखो। मैं कहना चाहता हूं इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इस संस्थान का, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का मोटो, सभी संस्थान का यह है योगः कर्मसु कौशलम। मैं कुछ बातें यहाँ पर भी करना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का यह संदर्भ योगः शब्द से है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि यह जो योग की व्याख्या सुनाई जाती है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध की भूमि पर, योग शब्द जिसका मतलब है समाधि, युद्ध की भूमि पर यह बात हो रही है। मतलब गीता हमें समझा रही है कि समाधि के लिए, योग के लिए एकांत की जरूरत नहीं। हाँ, एकांत ठीक है,
योग के लिए कोई पर्वत में, कोई गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाए तो भी ठीक है, लेकिन योग तो एक समाधि है, एक समाधान है। जहां जीवन है वहां समाधान चाहिए। युद्ध की भूमि पर योग की बात। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न वचनों सुनने से तेरी बुद्धि विभ्रांत हो गई है। वो जब स्थिर होगी तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। मतलब तब तू कर्तव्य कर्म को कर सकेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें दी गई तभी हम निभा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये पढ़ा कि हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का मोटो है योग कर्मसु कौशलम। अब ये कर्मसु कौशलम जो है, कौशलम एक्सेलेंस की जो बात है, उसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा क्या है? और पूरी गीता इसके लिए ही है। ये वाक्य जिस जगह पर आता है योग कर्मसु कौशलम, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख में उद्वेग मत करो, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा मत रखो, भीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध के रहित जीवन जीने सीखो। तब यह जो एक्सेलेंस की बात है, हम कर्म करना तो जानते हैं, विचलित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, उसका उपाय श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाती है। तो ये हमारा जो मोटो है वह एक अद्भुत बात में जिसने भी ये निर्णय किया होगा उसको धन्यवाद देना मैं चाहता हूँ। लेकिन उससे भी एक अधिक बात मैं आज करना चाहता हूँ कि इस संस्थान को हम लोग अंग्रेजी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। अब योगः कर्मसु कौशलम और प्रौद्योगिकी, ये शब्द को हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमें जरा अलग सा दिखाई देता है। इस प्रौद्योगिकी शब्द में भी बहुत अद्भुत बात जो योगा कर्मसु कौशलम के साथ जुड़ जाती है। प्रौद्योगिकी शब्द को हम 4 स्तर पर समझे। योग ये पहला स्तर, उद्योग दूसरा स्तर, प्रोद्योग तीसरा स्तर और प्रौद्योगिकी या चौथा स्तर। पहले स्तर पर ज्ञान होता है। योग मतलब जुड़ना, एक लक्ष्य के साथ हम जब जुड़ जाते हैं उसको योग कहते हैं। लेकिन योग के साथ जब उद्योग शब्द बनता है, दूसरा स्तर, उद का मतलब है ऊपर, उद का मतलब है श्रेष्ठ, ऊपर की ओर। जब हमारे ध्येय उच्च बन जाते हैं तब उसको हम उद्योग कहते हैं। सामान्य किसी भी ध्येय के साथ जुड़ने की बात नहीं, उद्योग, ऊपर की तरह हमें जाना है, ऊपर की तरह तरक्की करना है। लेकिन वह जो उद्योग है, जिस ऊंचे ध्येय की ओर हम जा रहे हैं, उसमें और एक प्रीफिक्स लगता है प्रोद्योग, प्रउद्योग। प्र का मतलब है प्रशस्त, गंभीरता से करना, प्रामाणिकता से करना। जब हम ऊंचे ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रामाणिकता से प्रयत्न करते हैं, संपूर्ण प्रयत्न करते हैं, उसको प्रोद्योग कहते हैं। और इस प्रकार का प्रोद्योग जिस व्यक्ति में हो, जिस संस्थान में हो, उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम और प्रौद्योगिकी संस्थान, अद्भुत मैचिंग मुझे देखने मिला, मुझे बहुत आनंद हुआ। अब 2 बातें कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। यदि कोई आपको पूछे, ये भव्य भारत की बात आज हम कर रहे हैं, यदि कोई पूछे कि वाई इज इंडिया ग्लोरियस, भारत क्यों भव्य है, यदि कोई पूछे, तो वी कैन कॉन्फिडेंटली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन रिस्पॉन्ड। क्या कहना चाहिए? मैं कुछ वाक्य सुनाता हूं। Our India is glorious India because education is always glorious and India is a land of education. Our India is glorious India because research is always glorious and India is a land of research. Our India is glorious India because art, music, science, technology and philosophy are always glorious. And India is a land of art, music, science, technology, and philosophy. Our India is glorious India
because new innovations are always glorious and India is a land of new innovations. Our India is glorious India because the legacy of literature and scriptures are always glorious and India is a land of great literature and scriptures. Our India is glorious India because spirituality is always glorious and India is a land of spirituality. Our India is glorious India because celebrating diversity, equality and inclusion is always glorious and India is a land of celebrating diversity, equality and inclusion. Our India is glorious India because tolerance, respect and love are always glorious and India is a land of tolerance, respect and love. Our India is glorious India because living ideals are always glorious and India is a land of living ideals. And finally, friends, I would like to say, our India is glorious India because IITs are always glorious and India is a land of IITs, especially Kharagpur IIT. Friends, अंत में मैं भी एक कविता लिखकर लाया हूँ। जब मैं टेक्सास से यहाँ आ रहा था लॉस एंजलिस, 3 घंटे का फ्लाइट था, मैं भव्य भारत को सोच रहा था और उस वक्त मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे युवा, जो प्रमुख स्वामी जी हमको कहते थे, युवाओं को कहते थे कि भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम क्या हैं।